हेलो एवरीवन, स्टडी विद ऋषभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ जैन राजस्थान से आज आपके लिए 12th बोर्ड कॉमर्स क्लास की पार्ट 4 जो भाग 1 चल रही है, उस भाग 1 का पार्ट 4 है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन के साथ ही हमारा तीसरा पार्ट चल रहा था। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन के साथ साझेदार का प्रवेश हुआ था। अब हम पढ़ रहे हैं साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के साथ साझेदार का सेवानिवृत्ति। तो इसमें सेवानिवृत्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं इस पार्ट 1 में आपके लिए थ्योरी के जो नोट्स है वो लेकर आया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे नोट्स कॉपी में लिख चुके होंगे। नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन नोट्स को आप इस तरीके से मैंने मेरी लैंग्वेज में लिखे हैं कि आपको बहुत ही जल्द से जल्द आपके दिमाग में बैठ जाए और समझ में आ जाए और आप आसान रूप से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो इसलिए मैंने नोट्स बहुत ही आसान तरीके से लिखे हैं। तो इन नोट्स को आप कॉपी में उतार लें। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। तो अब हम सबसे पहले नोट्स की जो चर्चा है उसके बारे में करेंगे। तो हमने साझेदारी क्या होती है हमने सबसे पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया था कि साझेदारी का मतलब क्या होता है। तो फिर मैं वापस एक बार दोहरान कर देता हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लाभ के उद्देश्य को व्यवसाय के दौरान कमाने के लिए एकत्रित होते हैं और उनके बीच एक लिखित अनुबंध होता है, उसको हम साझेदारी कहते हैं। जो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार उसको चलाया जाता है। तो अब हम यहाँ पे साझेदारी की फर्म के पुनर्गठन में भी हमने पढ़ लिया था पिछले पार्ट में। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन मतलब होता है कि जब साझेदार नया प्रवेश करता है तो उसके मध्य में जो अनुबंध होते हैं कुछ अनुबंध में परिवर्तन किया जाता है। उन परिवर्तित अनुबंध को हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का में जो पुनर्गठन होता है तो उसके साथ साझेदार की सेवानिवृत्ति होती है। सेवानिवृत्ति मतलब होता है रिटायरमेंट। तो सबसे पहले हम रिटायरमेंट का अर्थ पढ़ेंगे कि सेवानिवृत्ति का अर्थ क्या होता है। साझेदारी में काम करने के दौरान कुछ व्यक्ति या कुछ साझेदार जो होते हैं वो किसी कारणवश या किसी परिस्थिति के कारण फर्म में काम करना नहीं चाहते हैं और वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे हम सेवानिवृत्ति कहते हैं। तो सेवानिवृत्ति का अर्थ होता है कि जब किसी साझेदार का संबंध फर्म के एक साझेदार के रूप में न रहे, यानी तो 5 साझेदार है, 5 साझेदार से वह रिश्ता तोड़ देता है। अपनी भाषा में बात करें कि वह रिश्ता ही तोड़ देता है और काम करना नहीं चाहता है, तो वो अवकाश ग्रहण कर लेता है या फिर उसे सेवानिवृत्ति कहते हैं या फिर फर्म से बाहर जाना कहलाता है। उसी को हम एक रूप में सेवानिवृत्ति का नाम देते हैं। तो कोई साझेदार अपनी किसी परिस्थिति के कारण कार्य करना बंद कर देता है और फर्म के अनुबंध को छोड़ देता है, साझेदारों से रिश्ता हटा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेवानिवृत्ति कहते हैं। अब सेवानिवृत्ति जो होती है वो किस परिस्थिति में होती है, मैंने अभी लिखा था अवकाश ग्रहण करना, सेवानिवृत्ति और साझेदारी फर्म से बाहर जाना, तीनों एक ही रूप है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे अवकाश ग्रहण की स्थिति क्या होती है। अवकाश ग्रहण किन परिस्थितियों में होता है। नंबर 1, समस्त साझेदार की सहमति से। अगर सभी साझेदार ये सहमति से ये निर्णय कर लेते हैं तो वह अवकाश ग्रहण कर सकता है। दूसरा, अनुबंध में फेरबदल करने पर। अनुबंध के बारे में मैंने पहले वाले पार्ट में पढ़ा दिया है। तो अनुबंध के अनुसार और ऐच्छिक रूप से अगर वह साझेदार जो है वो बाहर जाना चाहता है अपनी इच्छा से, तो उसे ऐच्छिक रूप से हम ये तीनों स्थितियों में हम अवकाश ग्रहण की स्थितियां देखेंगे। इनमें से नोट्स जो है उनमें से छोटे क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में बनेंगे, तो आप इन नोट्स को कंप्लीट कॉपी में नोट कर लें। आगे की टॉपिक पे हम ध्यान देते हैं कि साझेदार की सेवानिवृत्ति पर लेखांकन कैसे होता है। तो जब साझेदार की सेवानिवृत्ति होती है तो हम किन किन चीजों का लेखा पुस्तकों में करते हैं। तो हमें सबसे पहले नए लाभ की गणना करनी होती है। नए लाभ यानी जब साझेदार प्रवेश करता है, निवृत्त होता है, तो भी हमें नए लाभ की गणना करनी पड़ती है। अधिलाभ अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। ख्याति की गणना जो मैंने पिछले पार्ट में समझा दिया है। संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, इसमें हम रियलाइजेशन या पुनर्मूल्यांकन मतलब अकाउंट बनाएंगे। पूंजी का समायोजन और लाभ हानि का निर्धारण, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और लास्ट पार्ट जो बचेगा उसमें हम समायोजन के दौरान यानी सेवानिवृत्ति यानी फर्म का विघटन होगा, उसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पुनर्मूल्यांकन जो मैंने पहले वाले पार्ट में बता दिया, संपत्ति के मूल्य में कमी और वृद्धि को इसमें दर्शाया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नए लाभ का अनुपात।
ये मैंने टॉपिक यहाँ से जो है वो सारे इंपोर्टेंट डाल रखे हैं, 1 2 3। तो नए लाभ अनुपात किसे कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? जब नए लाभ अनुपात की गणना करनी है तो नए अनुपात बराबर पुराना अनुपात प्लस गेनिंग रेशियो। पुराने अनुपात में हम गेनिंग रेशियो को जोड़ देंगे तो नया लाभ हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे 3 अनुपात है, एक तो नए लाभ, एक है त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात जो मैंने पिछले पार्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में समझा दिया है कि जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तो उसके रूप में हम अपना भाग कुछ त्याग करते हैं तो उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। त्याग का अनुपात का सूत्र क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो यहाँ पे हम नए लाभ का सूत्र देखेंगे तो नया रेशियो यानी नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात में गेनिंग रेशियो जोड़ देंगे। गेनिंग रेशियो मतलब होता है फायदे का अनुपात। फायदे का अनुपात होता है, उसकी सूत्र होता है गेनिंग रेशियो बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पर मैंने एक सारणी बनाई है जिसमें हमने त्याग के अनुपात और फायदे के अनुपात अर्थात अधिलाभ अनुपात में अंतर देख रहे हैं। त्याग के अनुपात का जो पहला पॉइंट है वह परिभाषा क्या कहलाती है? जब पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपना त्याग करते हैं तो वह त्याग का अनुपात कहलाता है, और जब निवृत्त साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार प्राप्त करते हैं तो वह फायदे का अनुपात कहलाता है। त्याग का अनुपात जब साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब ज्ञात किया जाता है, और अधिलाभ और फायदे का अनुपात जब साझेदार सेवानिवृत्त होता है तब ज्ञात किया जाता है। दिमाग में आप नोट कर लें। लाभ में कम भाग प्राप्त होता है क्योंकि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो हम उस अपना कुछ भाग उसके पक्ष में त्याग कर देते हैं, इसलिए हमारा भाग क्या होता है? लाभ का कम हो जाता है, इसलिए कम भाग प्राप्त होता है। और जब कोई साझेदार निवृत्त होता है तो उसका भाग पुराने साझेदार को मिलता है, इसलिए लाभों में भाग बढ़ जाता है। त्याग के अनुपात का तीसरा पॉइंट है, यह अनुपात प्रवेश के समय ज्ञात किया जाता है, जो कि मैंने अभी दोहरान कर दिया है। त्याग का अनुपात जब साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय दिया जाता है, और अधिलाभ और फायदे का अनुपात दोनों एक ही है, और यह अनुपात सेवानिवृत्ति के समय दिया जाता है। त्याग का अनुपात का सूत्र होता है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी आप शॉर्ट रूप में याद रख सकते हैं पुराना माइनस नया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इसमें है नया अनुपात माइनस पुराना, इसमें पुराना माइनस नया, इसमें नया माइनस पुराना। इसी प्रकार में आपको इसी पार्ट में आपको जो साझेदारी फर्म का पुनर्मूल्यांकन है इसके शॉर्ट नोट्स मैंने आपको पार्ट जो तीसरा मैंने पढ़ाया था उस पार्ट में मैंने पुनर्मूल्यांकन की सभी जो प्रविष्टियां हैं उन प्रविष्टियों को मैंने उस पार्ट में दर्शा दिया है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं दर्शाऊंगा। तो आप पिछले पार्ट में जाकर आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं कि मैंने एंट्री में जब संपत्ति में कमी, दायित्व में कमी, संपत्ति में वृद्धि, दायित्व में कमी होती है, जब लाभ हानि का बंटवारा होता है और नया लाभ अनुपात निकालते हैं तो हम एंट्रियां किस प्रकार करनी है और वो एंट्री कौन से खाते में होगी? पुनर्मूल्यांकन खाता। जब प्रवेश होता है और निवृत्त होता है तो दोनों समय में हम एक ही खाता बनाएंगे, वो है पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जब साझेदारी फर्म का विघटन होगा तब उसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो हम अपने पिछले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम इस साझेदारी फर्म का पुनर्गठन के साथ सेवानिवृत्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से संपूर्ण ब्यौरा दे दिया है। संपूर्ण नोट्स मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सारे डाल दिए हैं। इन सभी नोट्स में से आपको जो नए लाभ का सूत्र पूछ सकते हैं, फायदे के अनुपात का पूछ सकते हैं और त्याग के अनुपात का सूत्र पूछ सकते हैं, या फिर आपको अंतर भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको यूं पूछ सकते हैं कि अवकाश ग्रहण की कोई 2 परिस्थितियां बताइए, या फिर साझेदार की सेवानिवृत्ति पर हमें किन किन चीजों का लेखांकन करना पड़ता है, उन चीजों का हमें पूंजी का समायोजन, लाभ का निर्धारण, इस प्रकार हमको इसका बताने रहता है। और गुडविल का मैंने पिछले पार्ट में सेम दिया है। ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप पहला पार्ट अच्छे से समझे, दूसरा भी समझ में आ जाएगा, तीसरा भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने पार्ट 1 में अपना सारा नोट्स दे दिया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सारे नोट्स आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लें, और ये बोर्ड परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।